भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम एक बार फिर भारत की सीमाओं से बाहर चर्चा में है। लेकिन इस बार चर्चा किसी राजनीतिक उपलब्धि, किसी विकास मॉडल या चुनावी जीत को लेकर नहीं है, बल्कि सवाल उठ रहे हैं कि मानव अधिकारों, पुलिस कार्रवाई और अल्पसंख्यकों के साथ कथित व्यवहार को लेकर। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कनाडा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टारगेट सैंक्शन यानी लक्षित प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। आखिर ये मांग किसने की? क्या कनाडा सरकार ने वास्तव में योगी आदित्यनाथ पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है? और क्या इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ अब कनाडा नहीं जा सकते? इन सवालों को समझना बेहद जरूरी है। मैं आगा खुर्शीद खान। दरअसल कनाडा स्थित जस्टिस फॉर ऑल कनाडा ने दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा और राज्य में अल्पसंख्यकों से जुड़े मानव अधिकार मुद्दों को लेकर कनाडा सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। संगठन ने कनाडा के स्पेशल इकोनॉमिक मेजर एक्ट यानी SEMA जैसे मौजूदा कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए ऐसे भारतीय अधिकारियों पर टारगेटेड सैंक्शन लगाने की मांग की जिन्हें वह कथित मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार या सहभागी मानता। इस मांग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल किया गया। संगठन ने विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों, पुलिस कार्रवाई और धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझिए, ये कनाडा सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं है। ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मांग है, यानी किसी संगठन ने कनाडा सरकार से कार्रवाई करने की अपील की है। अभी से कनाडा सरकार का अंतिम फैसला बताना सही नहीं होगा। अब आते हैं उन आरोपों पर जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ का नाम इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में आता रहा है। मानव अधिकार संगठनों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समूह ने उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं। इनमें सबसे गंभीर मुद्दे हैं पुलिस एनकाउंटर और कथित फर्जी मुठभेड़ और बुलडोजर कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर पॉलिसी, फर्जी मुठभेड़ और बुलडोजर कार्रवाई देश भर में चर्चा का विषय रही है। सरकार और पुलिस का पक्ष रहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं आलोचकों और कुछ मानव अधिकार संगठनों का आरोप रहा है कि कुछ मामलों में पुलिस कार्रवाई पर स्वतंत्र जांच और जवाबदेही की जरूरत है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक और मानव अधिकार वकीलों के एक समूह ने अमेरिका में योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ टारगेट सैंक्शन की मांग की थी। उस सबमिशन में 2017 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी न्यायतर हत्याओं के आरोपों का हवाला दिया गया था। दूसरा बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच टकराव तथा पुलिस कार्रवाई। मानव अधिकार संगठनों ने अलग अलग घटनाओं में आरोप लगाया है कि कुछ मुस्लिम प्रदर्शनकारियों और आरोपियों के साथ पुलिस ने कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किया, हिरासत में दुर्व्यवहार किया या उनके अधिकारों का उल्लंघन किया। CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे। संयुक्त राष्ट्र की एक NGO सबमिशन में उत्तर प्रदेश में CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित आरोप दर्ज किए गए थे। यानी यह विवाद केवल आज का नहीं है। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर होने वाली पुलिस कार्रवाई और मानव अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर बहस चलती रही। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना बेहद जरूरी है। अब सवाल है कि इन आरोपों का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ दोषी साबित हो चुके हैं? नहीं, यह फर्क बेहद महत्वपूर्ण है। किसी मानव अधिकार संगठन की रिपोर्ट, सबमिशन या सैंक्शन की मांग अदालत का फैसला नहीं होती। इन दस्तावेजों में लगाए गए आरोपों को उसी रूप में पेश करना चाहिए, यानी आरोप या संगठन की स्थिति के रूप में। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर अपनी कार्रवाई का बचाव करते रहे हैं और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपनी नीति का हिस्सा बताते हैं। इसलिए इस पूरे विवाद को समझने के लिए दोनों पक्षों को देखना जरूरी है।
दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का नाम पहली बार किसी विदेशी सैंक्शन कैंपेन में नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी ACIJ ने अक्टूबर 2022 में योगी आदित्यनाथ समेत 3 लोगों के खिलाफ टारगेट सैंक्शन की सिफारिश की थी। उस सबमिशन में उत्तर प्रदेश में CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, कथित टॉर्चर और कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का हवाला दिया गया था। यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की आलोचना कोई बिल्कुल नई घटना नहीं है, लेकिन हर देश में सैंक्शन की प्रक्रिया अलग होती है और किसी संगठन की मांग अपने आप सरकारी प्रतिबंध में बदल नहीं जाती। यह बात सबसे ज्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। किसी संगठन द्वारा सैंक्शन या ट्रैवल बैन की मांग किए जाने पर और सरकार द्वारा वास्तव में सैंक्शन लागू किए जाने में बहुत बड़ा अंतर है। यदि कनाडा सरकार किसी व्यक्ति पर टारगेट सैंक्शन लागू करती है तो उसके लिए संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सरकारी निर्णय जरूरी होता है। इसलिए सिर्फ किसी संगठन की सबमिशन के आधार पर यह कहना कि योगी आदित्यनाथ को कनाडा ने बैन कर दिया है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हो। सही बात यह है कि कनाडा में एक मानव अधिकार संगठन ने योगी आदित्यनाथ जैसे भारतीय अधिकारियों पर टारगेटेड सैंक्शन लगाने की मांग की है। अब एक और बड़ा सवाल यह है, अगर किसी विदेशी संगठन की तरफ से ऐसी मांग उठती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ता है। राजनीतिक स्तर पर ऐसी मांगें निश्चित रूप से चर्चा पैदा कर सकती हैं, क्योंकि जब किसी निर्वाचित राज्य के मुख्यमंत्री का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभियानों में बार बार आता है तो यह सिर्फ घरेलू राजनीति का विषय नहीं रह जाता। यह भारत की मानवाधिकार छवि, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। दूसरी तरफ भारत सरकार और भारतीय अधिकारी अक्सर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को पक्षपातपूर्ण या भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। यानी एक तरफ मानवाधिकार संगठनों के गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता और अपने कानून के तहत कार्रवाई करने का तर्क। असली सवाल यही है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल किसी एक संगठन या किसी एक मुख्यमंत्री से भी बड़ा है। अगर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो वह कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए, और अगर किसी पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठते हैं तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत सरकार का मतलब सिर्फ सख्त सरकार नहीं होता। मजबूत लोकतंत्र का मतलब है सख्त कानून के साथ जवाबदेही, पुलिस के साथ संवैधानिक सीमाएं और बहुमत के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। यही वह जगह है जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर यह बहस अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच जाती। तो फिलहाल सबसे जरूरी बात फिर समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ पर कनाडा सरकार ने कोई प्रतिबंध लगा दिया है ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन कनाडा में मानव अधिकार संगठन द्वारा उनके खिलाफ टारगेटेड सैंक्शन की मांग किया जाना एक वास्तविक राजनीतिक और मानवाधिकार मुद्दा है। और अब गेंद कनाडा सरकार के पाले में है कि वह ऐसी मांगों को किस नजरिए से देखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात, वहां की कानून व्यवस्था और मानव अधिकारी को लेकर उठते सवाल अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वह भारत के भीतर हो या बाहर की दुनिया में उसकी छवि पर असर डालने के रूप में। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ इस बात पर तय नहीं होती कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कितनी सख्ती दिखाती है, बल्कि इस बात से तय होती है कि सरकार अपने सबसे कमजोर नागरिक के अधिकारों की कितनी मजबूती से रक्षा करती है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से निकली यह बहस अब भारत की सीमाओं को पार करके कनाडा तक पहुंच चुकी है। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही ग्राउंडेड और फैक्ट बेस्ड विश्लेषण चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी खबर सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि लोकतंत्र और समाज की समझ को भी गहराई देती है। आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।